नमस्कार। पिछले दिनों दो घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से डिबेट का टॉपिक बनी है, डिबेट में आई हैं। ये दो घटनाएं हैं, पहली घटना झारखंड की है और दूसरी घटना चेन्नई की। एक जगह पर एक फल दुकान वाले को हिंदू लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी जगह एक जैन बेकरी पर एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने लिखा था कि यहां पर कोई मुस्लिम वर्कर काम नहीं करता। खैर, ये मामला तो झूठा साबित हुआ, मगर इसके बहाने इस्लामोफोबिया को लेकर भारत में एक नई बहस खड़ी हुई। कई लोगों पर इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लगा दिया गया। तो इसी बहाने आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जब जब भारत में इस्लाम को लेकर कोई चर्चा शुरू होती है, आइडियोलॉजी को लेकर कोई चर्चा होती है, तब तब इस्लामोफोबिक की बहस शुरू कर दी जाती है, इस्लामोफोबिया की बहस शुरू कर दी जाती है और सारा का सारा विषय दब जाता है। सीताराम गोयल अपने लेखों की एक सीरीज हिंदू सोसाइटी अंडर सीज में लिखते हैं कि भारत में मौलवियों ने भारतीय मुसलमानों को इस्तेमाल करके, उन्हें गोले बारूद की तरह इस्तेमाल करके, उन्होंने एक तरीका डेवलप किया है जिस तरीके के माध्यम से वह भारत में अपना नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। इसके लिए उन्होंने 7 बिंदु लिखे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए, किताब फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको सातों के सातों तरीके पढ़िए, पूरे लेख की सीरीज पढ़िए। मगर मैं यहां पर 3 बिंदुओं को उठाना चाहूंगा। ये 3 बिंदु हैं जो इस डिस्कोर्स में हमें साथ देंगे, जिसके माध्यम से समझने में हमें आसानी होगी। सीताराम गोयल लिखते हैं, पहला बिंदु कि भारत के मुसलमानों को, विशेष तौर पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, बुद्धिवाद, सार्वभौमिकता, मानवतावाद और उदारवाद की छाया से भी दूर रखा जाना चाहिए। और मुट्ठी भर प्रशिक्षित मौलानाओं के पास यह पूरी तरीके से अधिकार कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है कि वो अपने तरीके से सोसाइटी को ब्रेन वॉश करें, अपने तरीके से वो आइडियाज उनके दिमाग में इम्प्लांट करें। जो दूसरा तरीका है वह यह है कि प्रत्येक मुसलमान जो इस्लाम धर्म की किसी मान्यता को स्वीकार नहीं करता या उसकी आलोचना करता है या फिर धार्मिक मतभेदों से दूर उठकर इंडियन नेशनलिज्म के साथ खड़ा होता है, भारतीय राष्ट्रवाद के साथ खड़ा दिखता है, उसे समाज से पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसको समाज से बाहर कर दिया, उसको समाज विरोधी बोल दिया जाता है। आप अभी ताज़ा एग्जाम्पल लेना है तो आप तारिक फतेह का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आरिफ मोहम्मद खान का एग्जाम्पल ले लीजिए, या आप चाहिए तो आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लीजिए। मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाएं, वो बार बार ये बताएं कि वो क्यों शोषित हैं, दलित हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसके कारण क्या है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा की जाती है सभी मुसलमानों के बीच में। शिकायत को एक करता है मगर इसका असर सब पर होता है। देखिए, भारत में जैन भी अल्पसंख्यक हैं, पारसी भी अल्पसंख्यक हैं, सिख भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इनका कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इनका कभी शोषण नहीं होता। शोषण सिर्फ भारत के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक समाज के साथ होता है और फिर इन शोषण के समाचारों को हाईलाइट करके चलाया जाता है। विदेशी मीडिया संस्थान चलाते हैं, देश भर के मीडिया संस्थान चलाते हैं और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि देश में मुसलमान बहुत खतरे में। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जब हम इस्लाम के इस विस्तारवादी रवैये की चर्चा कर रहे हैं, जब हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। क्योंकि अगर सही तरीके से देखें तो इस्लाम के जो सबसे पहले शिकार होते हैं, इस्लाम के इस विस्तारवादी रवैये के जो सबसे पहले शिकार हैं, वो खुद मुस्लिम ही हैं। क्योंकि उनके दिमाग में कट्टरपंथ भरा जाता है और वो एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भरा जाता है। वो अपने साथी समाज से अलग हो जाते हैं। यह कट्टरपंथी सोच समाज को तो प्रभावित करती ही है, लेकिन इसका सबसे पहला शिकार खुद मुस्लिम होते हैं। क्यों? क्योंकि यह उन्हें विकास की ओर बढ़ने के लिए नहीं देता, उन्हें इन छोटे छोटे मुद्दों में फंसाए रखता है। यही कारण है कि जहां एक तरफ भारत की साक्षरता दर 74% पे पहुंच गई है, वहीं मुस्लिम समाज की साक्षरता दर अभी भी मात्र 42.75% है। वह देश की आबादी का 14% है, मगर उनके पास संपत्ति का मात्र 3% है। और वो भी तब जब लगभग पिछले 70 सालों से वो किसी न किसी तरह से सत्ता में भागीदार रहे हैं। जो सरकारें रही हैं, उनकी पक्ष की सरकारें रही हैं, उसके बावजूद हालात ऐसे हैं। मुस्लिम समुदाय को पीड़ित दिखाने के इस खेल के पीछे बहुत सारे लोगों का स्वार्थ छुपा हुआ है।
अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, नाम है इनका फ्रांसिस फुकुयामा। ये कहते हैं कि लोकतंत्र का असली मतलब है माइनॉरिटी का राज, अल्पसंख्यकों का राज। इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है, इनके पीछे इसका मैसेज क्या है, जानने के लिए आपको इनकी किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन इससे क्या है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऑलरेडी ग्रसित हो चुके हैं और अब हमें ये देखना है कि भारत में भी ऐसा ना हो जाए। मुस्लिम समाज को ये समझने की जरूरत है कि जो मुट्ठी भर मौलाना ऊपर बैठ के पूरा का पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, जो इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का फायदा लेते हैं, फंडिंग का फायदा लेते हैं, उनका कौन सा स्वार्थ छुपा है? क्योंकि मुस्लिम समाज को इसका कोई सीधा फायदा नहीं मिलता। ये फायदा बस मुट्ठी भर मौलानाओं के पास रहता है, पावर उनके पास सेंट्रलाइज्ड रहता है। जो लोग आज एक भगवा झंडा लगाने पर विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, उनके अपने विचार में कितना जहर भरा है, यह भी समझने की जरूरत है। तबलीगी जमात को ले लीजिए। पिछले कुछ समय में तबलीगी जमात भारत में चर्चा का विषय बना है कोरोना के बाद से। तबलीगी जमात की स्थापना करने वाले मौलाना इलियास का इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, इसके पीछे सोच क्या थी? उनकी सोच थी भारतीय मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरीके से खत्म करना। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग इस्लाम में चले तो गए थे, मगर उन्होंने अपनी मान्यताएं नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी थी। वो अपने त्यौहार भी मनाते थे, अपने आस पड़ोसियों के साथ मिलकर भी रहते थे, मगर ये चीज उन्हें इस्लाम के लिए संकट दिखाई दिया क्योंकि मुस्लिम काफिरों के साथ मिलकर रह रहे थे। तो उन्होंने जमात की स्थापना की प्योर मुसलमान बनाने के लिए, सच्चा मुसलमान बनाने के लिए। सच्चा मुसलमान होने का मतलब क्या? कि वो प्रोफेट मोहम्मद के रास्ते पर चले। अगर मोहम्मद टखने के ऊपर कपड़ा पहनते थे तो वो भी टखने के ऊपर ही पहने। अगर मोहम्मद मस्जिद में जाने से सबसे पहले उन्होंने अपना दाहिना पैर अंदर रखा था तो वो भी दाहिना पैर ही रखे। अगर सऊदी अरब के मुसलमान अपनी मूछें नहीं रखते, सिर्फ दाढ़ी रखते हैं, तो ये भी मूछें नहीं रखें, सिर्फ दाढ़ी ही रखें। जो यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी है उसको पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की गई। ये अपने आप में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मौलाना इलियास सच्चा मुसलमान बनाने की बात करते हैं, मगर सच्चा मुसलमान का मतलब क्या? मौलाना वहीदुद्दीन, इन्होंने किताब लिखी है तबलीगी मूवमेंट, और ये कोई ऐरे गहरे नहीं है कि आई और किताब लिख दी। इनको भारत सरकार ने 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 2009 में इनको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है। जाने मारे इंटेलेक्चुअल हैं मुस्लिम समाज के। ये अपनी इस किताब में लिखते हैं कि सच्चा मुसलमान होने का मतलब है कि हम बस धर्म की आइडेंटिटी को माने। जिस देश में हम हैं वो देश कुछ नहीं है। देश को एक एंटिटी के तौर पर पहचान नहीं देते, पहचान सिर्फ धर्म है। अब आप ही बताइए, भारत में कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस बात से सहमत रखेंगे कि देश कोई एंटिटी नहीं है, देश उनके लिए मायने नहीं रखता? इनके इसी सोच के कारण सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामिक देश ने भी जमात के ऊपर बैन लगा के रखा हुआ है। जमात की ये आइडियोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है, ये किस तरीके से समाज के अंदर घुस के उसे प्रभावित कर रही है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। ये नीरज अत्री का वीडियो है। नीरज अत्री जी ने इसमें तबलीगी जमात की आइडियोलॉजी के पीछे उनकी सालों की बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो भी एक बार देखें। मौलाना इलियास के पूर्वजों में से ही एक शाह वलीउल्लाह, नाम प्रोनाउंस करने में गलती हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, शाह वलीउल्लाह ने मोहम्मद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखी थी कि भारत में इस्लाम खतरे में है, तुम आओ और इस्लाम को बचाओ। आज भी आप देखिए तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम यही लिख रहे हैं। उनकी भी आइडियोलॉजी वही है। वह भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने सऊदी अरबिया से शिकायत कर दी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगा तुम्हारा। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इस्लाम का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी उनके अंदर हावी है। अब्दुल अजीज ने 19वीं सदी में भारत में जिहाद की घोषणा की थी, भारत को दारुल हर्ब घोषित किया था। इसका मतलब ये कि यहां पे इस्लाम की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी जानी है, जिहाद जिसको आज हम कहते हैं। और आज भी आप देखिए, जो लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, जो लोग पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, वो आज भी इसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लामिक सरकार नहीं है। सरकार के ऊपर विश्वास तब होगा जब इस्लामिक सरकार आएगी।
जब दारुल इस्लाम बनेंगे, अभी तो दारुल हर्ब है, अभी लड़ाई चल रही है, सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है, और इसी का नतीजा है ये हमले जो हमें देखने को मिल रहे हैं। इस आइडियोलॉजी के नुकसान हैं। शांति प्रिय होने का दावा करने वाले जमात के लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। ये वही मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसके नाम पर कई सारे आतंकवादी संगठन दुनिया भर में आतंक मचाए हुए हैं। दिल्ली के एसी कमरों में बैठने वाले सपूरा जरगर के मामले पर फेमिनिज्म लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब इन जमातियों की प्रताड़ना के कारण कर्नाटक की एक आशा वर्कर सुसाइड करने की कोशिश करती है तो कोई चूं तक नहीं बोलता। कोई चूं नहीं बोलता क्योंकि ऐसा बोलने पर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसा बोलने पर, इसके बारे में बात करने पर भी आपके ऊपर इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा। पद्म विभूषण सम्मानित किए गए हमारे मौलाना वहीदुद्दीन लिखते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, ये तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसमें लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान जो युवा हैं उनको सेक्युलर एजुकेशन से बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्युलर एजुकेशन के अंदर की मुस्लिम आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाता है। और इसी के ऊपर फिर एक काम शुरू होता है, देश भर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खड़े किए जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े किए जाते हैं जहां मुस्लिम युवाओं को बाकी समाज से दूर करके, गेटोवाइज करके रखा जाए और वहां पे इनका ब्रेन वॉश किया जा सके, इनके दिमाग में ये जहरीले आइडियाज प्लांट किए जा सकें। जामिया की बात ले लीजिए, अपने एक्ट के अनुसार जामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, मगर 2011 में इसके यहाँ पे 50% माइनॉरिटी रिजर्वेशन की घोषणा कर दी गई और उस समय की यूपीए सरकार ने एक एफिडेविट लेके इसको स्वीकार भी कर लिया, इस आरक्षण के फैसले को स्वीकार भी कर लिया। इसके क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया कि जब आप सरकार के द्वारा फंडेड एक इंस्टीट्यूट हैं, जब आपके एक्ट में कहीं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं लिखा गया है, तो आप किस आधार पे 50% आरक्षण दे रहे हैं? किस आधार पे आप ओबीसी और एससी एसटी बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं? मगर इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि इसके बारे में सवाल पूछने पर आपके ऊपर इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लगा दिया जाएगा। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में नीरज अत्री सीबीएसई की किताबों के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में आए इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी की बुक पढ़ाती है हमारे बच्चों को। और असलियत में क्या है उसे देखने के लिए हम एक किताब देखते हैं, तुगलक-कालीन भारत। इसको लिखा है सैयद अतर अब्बास रिजवी ने, और वो ये जो पैसेज आपने देखा है उसी के बारे में अपनी किताब में एक्सप्लेन करते हैं। हिंदुस्तान में काफिर समस्त जगह फैले हैं, मुसलमानों के साथ मिले जुले रहते हैं। अब इब्न बतूता ये जो नाम है इब्न बतूता, ये पूरे देश में फेमस है क्योंकि वो बॉलीवुड ने गाना बना दिया था इस पे। लेकिन इब्न बतूता कौन था, उसने क्या किया था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मोरक्को से आने वाला एक कट्टर मुसलमान था जो यहाँ हमारे देश में आया था, और वो यहाँ आने पर बहुत हैरान हुआ कि काफिर समस्त देश में मुसलमानों के साथ मिले जुले रहते हैं और मुसलमान उन पर विजयी रहते हैं। उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यहाँ पर जो काफिर हैं वो मुसलमानों के साथ मिलके रह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक उसने जो पोर्शन देखा था नॉर्थ अफ्रीका, वहां पर सबको कन्वर्ट किया जा चुका था। मिडल ईस्ट, मेसोपोटामिया, ये जिसे हम आज ईरान और इराक कहते हैं, ये सारे के सारे पूरी तरह कन्वर्ट हो चुके थे। तो कहीं भी काफिरों के साथ मिली जुली पॉपुलेशन उसे देखने को नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर वो वही वाला पैसेज एक्सप्लेन कर रहा है। आप फर्क देखिए क्या है। यहाँ के बांस खोखले नहीं होते और बहुत लंबे हो जाते हैं। एग्जैक्ट वही वाली वर्डिंग है जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ के बांस खोखले नहीं होते और बहुत लंबे हो जाते हैं। इनकी डालियां इस प्रकार एक दूसरे से उलझी रहती हैं कि इन पर अग्नि का भी प्रभाव नहीं होता और वे बड़े ही दृढ़ होते हैं। काफिर इन्हीं जंगलों में निवास करते हैं। अब ये वर्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई सरदार नहीं लिख रहा, वो यहाँ पर सीधा सीधा गैर मुसलमानों की बात कर रहा है।
काफिर इन्हीं जंगलों में निवास करने लगते हैं और यह जंगल उनके लिए मानो दीवार बन जाते हैं। इसी में उनके पशु तथा खेत होते हैं। वे वर्षा का जल एकत्र कर लेते हैं। इस प्रकार वे एक बड़ी सेना के बिना पराजित नहीं होते। सेनाएं जंगलों में घुसकर बांसों को उन यंत्रों से काट डालती हैं जो इसी कार्य के लिए बनाए जाते हैं। अभी आपको बता रहा है कि किस स्ट्रगल को छुपाने की कोशिश की जा रही है हमारी हिस्ट्री बुक्स में, और वो कितनी भयंकर स्ट्रगल थी। हमें बात करने से रोका गया है, विषयों को जानबूझकर हमसे छिपाया गया है। तो अब छिपाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि किसी पर सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके विरोध में खड़े हैं। किसी के ट्रेडिशंस को, किसी की मान्यताएं, अगर वो मान्यताएं समाज के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं तो उन पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आपके भी सोशल मीडिया के दोस्त आपके ऊपर इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लगाएंगे, आपके कमेंट बॉक्स में आके तरह तरह की बातें बोलेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल पूछना छोड़ दें, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब इस्लामोफोबिक होना नहीं।